नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलावट की आशंका में भरे सरसों तेल के सैंपल, शिकायत पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार्रवाई। अदालतों में लंबित विवादों का राजीनामा से निपटारा, पहली बार राजस्व मामले भी से लोग अदालत में शामिल, लोगों ने दिखाया उत्साह। तीनों संस्थाओं में बच्चों का नामांकन बढ़ाने पर रहेगा जोर, व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष ने बताई शेष 1 साल की कार्य योजना। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निकाली पद यात्रा, कलेक्टर परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को जंक्शन में दुर्गा मंदिर धर्मशाला व बस स्टैंड के नजदीक स्थित एक फर्म से मिलावट की आशंका में बड़े टैंकरों में से सरसों के तेल के 2 सैंपल भरे गए। संस्थान संचालक को सैंपल लिए गए सरसों के तेल की रिपोर्ट नहीं आने तक तेल से भरी बोतलों का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान पैकिंग का लाइसेंस नहीं होने पर संस्थान पर 4000 रुपए का दंड भी लगाया गया। सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा। टीम की ओर से गोदाम में सफाई व्यवस्था की जांच की गई। सरसों के तेल की पैकिंग का भी वजन जांचा गया। ये कार्रवाई सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा की अगुवाई में की गई। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध के तहत जनवरी माह में जिले में सघन अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी संवेदनशील हैं कि आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो। उसी के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कार्य कर रही है। टीम के पास सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत पहुंची थी। शिकायत पर विभाग की टीम जंक्शन स्थित मैसर्स मानेराम एंड कंपनी के गोदाम पर पहुंचकर जांच की गई। साथ ही सरसों के तेल के सैंपल लिए। सरसों के तेल की पैकिंग का कार्य रुकवा दिया गया है। सैंपल को प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 2-3 माह पहले भी मैसर्स मानेराम एंड कंपनी के गोदाम से सरसों के तेल का नमूना भरा गया था। उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सीएमएचओ ने कहा कि राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए खाद्य पदार्थों के निर्माण व बेचान के कार्य से जुड़े व्यापारी खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट न करें। मिलावटखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहीं भी किसी भी तरह की शिकायत आती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव, विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक जैन आदि मौजूद रहे। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही है शुद्ध के लिए युद्ध, जो कि जनवरी से उसका सघन अभियान चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर संवेदनशील है कि आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। उसी के तहत हमारी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और आज हमें कोई सरसों के तेल की मिलावट की शिकायत थी तो उसी के तहत हमारी टीम ने यहाँ पे सैंपल वगैरह किए और गोदाम चेक किए। थोड़ी सफाई व्यवस्था है और उसके अलावा जो भी ब्रांडिंग वाली थी तो जो लोड था इनका हमने एक बार रोक दिया है सील करके और सैंपलिंग करवा के हम लैब दे देंगे। उसकी रिपोर्ट आने के बाद में ही वो हमारी सीलिंग है जो उसकी थोड़ी हमारी अपील यही है कि मिलावट और आम आदमी के साथ खिलवाड़, सेहत के साथ खिलवाड़ ना। बिल्कुल जैसे त्यौहार होली आ रहा है उसके तहत भी मिठाइयाँ और इनकी बिक्री भी बढ़ेगी, तो सभी के लिए संदेश ये है कि मिलावटखोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहीं भी किसी तरीके की कंप्लेंट। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शनिवार को विश्व शांति की ओर बढ़ते कदम के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर पदयात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पदयात्रा में प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। पदयात्रा से पहले नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, जिला अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक तरुण विजय, जिला परिषद सीईओ अशोक असीजा, समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक विक्रम सिंह शेखावत, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाला, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, सीओ स्काउट भारत भूषण, जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमोहन सोखल सहित अन्य अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अतिथियों की ओर से कलेक्ट्रेट से पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पदयात्रा में शामिल स्काउट गाइड के बच्चों ने हाथों में विभिन्न संदेश देती तख्तियां उठा रखी थी। पदयात्रा अलग अलग चौक चौराहों से होते हुए स्काउट गाइड कार्यालय पहुंच संपन्न हुई। जिला अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक तरुण विजय ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 23 मार्च को शहीद दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि पर जिला एवं उपखंड स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। 31 मार्च से 6 अप्रैल तक बीकानेर संभाग का गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर प्रदेश मुख्यालय जयपुर में होगा। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भरतपुर संभाग का गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर प्रदेश मुख्यालय में होगा। 11 अप्रैल को स्वतंत्रता सेनानी कस्तूरबा गांधी की जयंती पर वर्चुअली प्रदेश स्तरीय महिला शक्ति सम्मेलन होगा।
इसके बाद 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वर्चुअली प्रदेश स्तरीय समरसता सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा। दर्शन समिति के बैनर तले राज्य स्काउट गाइड की तरफ से आज पद यात्रा निकाली गई है, जिसमें शांति की सद्भावना के जो प्रतीक के रूप में पद यात्रा जिला कलेक्ट्रेट से आरंभ होकर मुख्य चौराहे से होकर वापिस जो स्काउट एंड गाइड के ऑफिस में होंगे। इस मेन जो पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर जो शांति सद्भावना को बढ़ाने का। शहीद भगत सिंह आजाद हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संचालित युवा शूटिंग वॉलीबॉल क्लब की ओर से 14 मार्च को तीसरे शूटिंग वॉलीबॉल मीडियम टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर वॉलीबॉल खेल मैदान का लोकार्पण भी किया जाएगा। टूर्नामेंट का आयोजन जंक्शन के सेक्टर 12 वार्ड 13 में किया जाएगा। युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शाम 4:15 बजे आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक चौधरी विनोद कुमार, सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चर व नगर परिषद की निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रणवा होंगे। नगर परिषद की निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रणवा ने बताया कि जंक्शन के वार्ड नंबर 13 के युवाओं की काफी समय से मांग थी कि उनके वार्ड में वॉलीबॉल का खेल मैदान बनाया जाएगा। इस मांग के साथ युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखकर खेलों से जोड़ने के लिए नगर परिषद की ओर से वार्ड 13 में वॉलीबॉल का खेल मैदान बनाने का बीड़ा उठाया। युवाओं ने इसमें काफी सहयोग किया। खेल मैदान के निर्माण पर करीब 15 लाख रुपए की लागत आई है। 14 मार्च को टूर्नामेंट की शुरुआत के साथ ही यह स्टेडियम युवाओं को समर्पित कर दिया जाएगा। वार्ड के युवा ही खेल मैदान की सार संभाल करेंगे। रणवा के अनुसार जिस जगह खेल मैदान बनाया गया है वहां पहले नशेड़ी प्रवृत्ति के युवक बैठे रहते थे, उससे भी मोहल्ले के लोगों को निजात मिलेगी। रणवा के अनुसार संभवतः हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले का इस तरह का यह पहला वॉलीबॉल खेल मैदान होगा। परिषद द्वारा वार्ड नंबर 13 में जो युवा पीढ़ी है उनकी काफ़ी समय से डिमांड थी कि एक वॉलीबॉल का बहुत ही बढ़िया ग्राउंड यहाँ बनाया जाए, और मैंने उन बच्चों में ललक भी देखी और एक ये बात भी सोची भी अगर युवा जो है वो खेल की तरफ जाएगा तो नशे से दूर जरूर होगा। और उन युवाओं ने अपनी लगन से, हमने नगर परिषद से वहाँ एक स्टेडियम जो वॉलीबॉल का बनाने का बीड़ा उठाया और उन युवाओं ने बड़ी लगन के साथ उसको बनाया और आज वो लगभग बन के तैयार है। 14 तारीख को वहाँ टूर्नामेंट की शुरुआत भी है और वो जो स्टेडियम है वो उन बच्चों को अर्पण कर दिया जाएगा, उसकी देख रेख वही करेंगे। और मेरे हिसाब से गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा वॉलीबॉल का ग्राउंड कहीं नहीं होगा जैसा वो बना है। सबसे बड़ी बात है जो युवा है वो खेल की तरफ बढ़ेगा, नशे से दूर होगा, नशे की प्रवृत्ति जो है। और सबसे बड़ी बात है उस जगह पर क्या है, रात के टाइम नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग बैठते थे, उससे अब निजात मिल जाएगी लोगों को। मोहल्ले के जो लोग हैं उनको भी इस बात से निजात रहेगी कि वहाँ नशेड़ी टाइप के लोग नहीं बैठेंगे। राजस्थान सरकार में शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष गंगाराम गेदर का शनिवार को हनुमानगढ़ आगमन पर जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित समारोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभापति, उप सभापति सहित निर्माण समिति अध्यक्ष और जिला अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक उपस्थित रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों व पार्टी नेताओं ने गैदर का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष गंगाराम गैदर ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिल्प और माटीकला बोर्ड के माध्यम से राजस्थान के बहुत से लोग शिल्प कला से जुड़े हुए हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ मिले, बाजार मिले, इसके लिए शिल्प और माटीकला बोर्ड कार्य करेगा। शिल्प व माटीकला के लिए उत्थान व विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही विश्वास दिलाया कि शिल्प व माटी सहित अन्य पुरानी कला को संजोने व यथावत रखने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ हनुमानगढ़ क्षेत्र को भी दिलवाया जाएगा। समारोह में कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब केंद्रीय नेतृत्व का प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के माध्यम से शिल्प कला से राजस्थान के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, जिनको शिल्प कला की योजनाओं का और यानी लाभ मिले, उनको मार्केट मिले, उनका मिले, लोग अपने
अपना विकास कर सके। इसी तरह से मिट्टी कला से जुड़े हुए भी राजस्थान के बहुत से लोग हैं जिनके विकास के लिए योजनाएं हैं, उनका लाभ उन तक पहुँचे, इसके लिए शिल्प एवं मट्टी कला बोर्ड काम करेगा। अदालतों में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो के निर्देशन में न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें वैवाहिक पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम, सभी दीवानी मामले, श्रम एवं औद्योगिक विवाद, पेंशन मामले वसूली, सभी राजीनामा योग्य मामलों का राजीनामा से निस्तारण किया गया। प्रकरण में समझाई से राजीनामा होने पर लोग खुशी खुशी घर लौटते देखे गए। पहली बार राजस्व मामले भी राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल हुए। लोगों में भी अपने प्रकरणों का राजीनामा से निपटारा करवाने के लिए उत्साह नजर आया। दोपहर तक राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब 400 मामलों का राजीनामा के जरिए निस्तारण हो चुका था। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संदीप कौर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक प्रकरणों के अलावा राजस्व मामले और उपभोक्ता न्यायालय के मामलों को भी रखा गया है। उन्होंने बताया कि न्यायिक अदालत में करीब 45,000 प्रकरण लंबित हैं। न्यायिक अदालतों में लंबित मामलों में से 13.4% यानी करीब 6,000 मुकदमों को शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर किया गया। सचिव संदीप कौर ने कहा कि लोक अदालत में राजीनामा करवाने से पक्षकारों का समय और धन दोनों की बचत होती है, दोनों पक्षों की जीत होती है, किसी भी पक्ष की हार नहीं होती और भाईचारा भी बना रहता है। खालसा के निर्देशानुसार और आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब श्री संजीव मांगो जी के निर्देशन में आज की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में जुडिशियल मैटर्स के अतिरिक्त राजस्व मामले और कंज्यूमर कोर्ट के भी मामलात को रखा गया है। हमारे जुडिशियल कोर्ट्स की पेंडेंसी 45,000 है। इसके 13.4% मामलात को आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर किया गया है। ये तकरीबन 6,000 के करीब मुकदमे हैं और अभी फिलहाल जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, अब तक 400 केसेस का निस्तारण हो चुका है। 13 मार्च 2022 को माननीय नालसा व रालसा के प्रेरणा से हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर डालसा के प्रेरणा से लोक अदालत आयोजित की जा रही है। मैं रवि प्रकाश सुथार सीजेएम हनुमानगढ़ व मेरे साथी बेंच में सदस्य युगल किशोर जी के नेतृत्व में उक्त लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रकरण जैसे फौजदारी, सिविल, 138 एनआई एक्ट के प्रकरण रखे गए। उक्त लोक अदालत में अभी तक करीब 40 प्रकरण राजीनामा से निस्तारित हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे पक्षकारान खड़े हैं, उनको समझा इसके बाद आज बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। ये दोनों ही पक्षकार राजी राजी घर जाएंगे। मतलब लोक अदालत का एक ही सार है, न कोई जीता न कोई हारा। तो मेरा यही कहना है कि बाहर जो भी वकील है, लिटिगेंट है, फरीक है, वो यहाँ पे पधारे और आज के इस आयोजन को सफल बनावे। टाउन के वीएम कॉलेज, वीएम स्कूल और वीएम पब्लिक स्कूल का संचालन करने वाली व्यापार मंडल शिक्षा समिति की वर्तमान कार्यकारिणी का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। समिति अब अपने कार्यकाल के आखिरी यानी तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष अशोक जिंदल ने शनिवार को उनके कार्यकाल में हुए कार्यों की स्काई न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि उनकी संस्था एक बहुत बड़ी संस्था है। राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान स्तर पर संस्था का नाम है। कार्यभार ग्रहण के कुछ समय बाद ही कोरोना काल शुरू हो गया। समिति की पूरी टीम ने सबसे पहला काम संस्था को 2024 तक सीबीएसई की मान्यता दिलवाने का किया। व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय को स्थायी मान्यता दिलवाई। पूर्व में स्थायी मान्यता न होने के कारण छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गई। इस कारण विद्यार्थी व अभिभावक संतुष्ट नजर आए। राज्य स्तर की खेल मुकाबले करवाए गए। प्रशिक्षण शिविर भी व्यापार मंडल कॉलेज प्रांगण में आयोजित किया गया। पिछले करीब 3-4 माह से संस्था में निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें करीब 40 से 50 लाख रुपए की लागत अनुमानित है। संस्था की पूरी बिल्डिंग को नया रूप दिया जाएगा। और वर्तमान में हमारे जो ये संस्था है व्यापार मंडल शिक्षा समिति, जब से मैंने इसका कार्यकाल संभाला है तब से लेके आज तक जो गतिविधियां हैं मैं थोड़ी सी आपको बता दें। भी हमने जब ये कार्यकाल संभाला तो हमारे ये काम करते ही कोरोना लग गया। हमारी जो इंस्पेक्शन थी सीबीएसई बोर्ड की, हमने हाथों हाथ इंस्पेक्शन करवाई। 2024 तक
मान्यता जो कि पहले नहीं आई हुई थी, अब ये पूरा 2024 तक इसकी मान्यता मिल गई है हमारे को। और कॉलेज की मान्यता हमने परमानेंट मान्यता करवाई, जो कि पहले परमानेंट मान्यता नहीं थी, बच्चों को बड़ी परेशानी आ रही थी। और हमारे कार्यकाल में जितने लेन देन पिछली मैनेजमेंट ने छोड़े थे, आज तक हमने सभी 1 रुपया भी बाजार का मेरे हिसाब से नहीं देना। और कोरोना काल में हमने ऑनलाइन क्लासेस लगाई, सभी पेरेंट्स और बच्चे इससे पूरे संतुष्ट रहे। मैं बच्चों से बार बार पेरेंट्स से मिलता रहा, पूछता रहा, और आज तक का जो है सभी पढ़ाई है, जो हमारे सभी टीचर्स वीएम पब्लिक स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के बच्चियां हों, चाहे हिंदी मीडियम की बच्चियां हों, सभी इस हमारे कार्यकाल से संतुष्ट रही। हमारी बच्चियां गेमों में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमने यहाँ स्टेट लेवल का मैच कराया, जो इंटर स्टेट था उनकी ट्रेनिंग भी हमारे यहीं पर हुई। इसमें हमारे को पांडे जी और विकास जी अग्रवाल जो कोच थे, उनकी बड़ी हेल्प मिली। आज जो 3-4 महीने से हमारी इस संस्था में काम चल रहा है, उसमें मेरे ख्याल में 40 से लेकर 50 लाख तक की लागत आएगी। हम इस पूरी बिल्डिंग को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाएंगे, पूरा रंग रोगन होगा। जितनी भी 15-20 साल से इसमें खामियां हैं, जगह जगह पर इनमें दराजें आ गई हैं, छतों की जो मरम्मत हो रही है, ये 3 महीने से मिस्त्री लगे हुए हैं, और तीनों गेट पूरे साज धाज के ये बनेंगे। और हर तरह का बच्चों का जो ये बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी में, उनके लिए जो बगीची वगैरह सजाई जाएगी, उनमें जो पींगे वगैरह और जो सारा उनकी बच्चों की व्यवस्था की जाएगी। जिन्होंने बताया कि समिति में पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत आरओ सिस्टम लगाया गया है। सौर ऊर्जा का सिस्टम भी इसी कार्यकाल में लगवाने का प्रयास है। 6 साल तक टाउन की श्री गौशाला समिति के अध्यक्ष रहे जिंदल ने बताया कि वर्तमान में संस्थान में करीब 150 बेटियां अध्ययनरत हैं। इनमें कई बेटियों ने खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बास्केटबॉल में संस्था की बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रह चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा में संस्थान की खिलाड़ी टॉप रही हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कई बेटियों को सरकारी नौकरियां भी मिल चुकी हैं। जिंदल ने शेष 1 साल के कार्यकाल में करवाए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। ये कार्य पूरा करवाया जाएगा। तीनों संस्थाओं में 1700 से 1800 के बीच बच्चे अध्ययनरत थे। तीनों संस्थाओं में बच्चों का नामांकन बढ़ाने की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उम्मीद जताई कि भविष्य में इस संस्थान से अध्ययनरत करने वाली बेटियां उच्च पदों पर आसीन होकर अपने माता पिता और संस्था व क्षेत्र का नाम रोशन करें। इस मौके पर समिति उपाध्यक्ष दूलीचंद जलंधरा, सचिव विजय बंसल, सह सचिव विकास हिसारिया, कोषाध्यक्ष हरिकिशन खदरिया आदि मौजूद रहे। 1 साल हमारा है, उसमें ये जो कंस्ट्रक्शन का हमारा काम चल रहा है, इसमें हम पूरा कंस्ट्रक्शन का कार्य करा के जाएंगे। और हमारी ये रहेगी कि हम स्ट्रेंथ और बढ़ाएं। 17 से लेकर 1800 के बीच हमारी अब स्ट्रेंथ है तीनों विंग्स की, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ हो और ये संस्था पूरी तरह से फले फूले, और आने वाले जो हमारे पदाधिकारी हैं वो अच्छी तरह से काम करें। हमारी बच्ची अच्छी अफसर बने, अच्छे ओहदों पे जाएं, और हमारी संस्था हमारे व्यापारियों का नाम। बाल कल्याण समिति की टीम ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में शनिवार को टाउन में रेलवे स्टेशन रोड पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें और खाद्य सामग्री भेंट की। साथ ही बच्चों के परिवारों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी थी। उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों में बाल श्रम व भिक्षावृत्ति नहीं करवाने की बात भी परिजनों से कही। इस मौके पर बाल कल्याण समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि बाल कल्याण समिति सदस्यों ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पाठ्य सामग्री वितरित की गई है। बच्चों के परिजनों से भी समझाइश की गई है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। शर्मा ने बताया कि 1 साल के दौरान बाल कल्याण समिति की ओर से करीब 100 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया है। अन्यत्र राज्यों या शहर गांव से आए करीब 5 बालकों को समिति उनके परिजनों से मिलवा चुकी है। बाल श्रम करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी समिति की ओर से करवाई गई है। समिति का प्रयास है कि बाल श्रम व भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से अंकुश लगे, शिक्षा से वंचित बच्चों को भी उनका शिक्षा का अधिकार मिले। आज बाल कल्याण समिति को हमारी समिति द्वारा ज्वाइन किए हुए 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, और इस उपलक्ष्य में हमारी समिति के सदस्य अनुराधा जी सारण और सुमन जी सैनी और हम ये झुग्गी झोंपड़ियों में
छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कॉपी पेन वितरित करने के लिए आए हैं और इनके परिजनों से भी इनको शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया है। साथ में इनको ये भी कहा है भी आप बच्चों से भिक्षावृत्ति, बाल श्रम इत्यादि न करवाएं और हमने 1 साल के अंदर करीबन 100 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है और करीबन 4-5 जो बाहर से आए हुए थे गुमशुदा बालक उनको भी हमने अपने घर भिजवाया है और बाल श्रम के ऊपर हमने मुकदमे हमारी तरफ से दर्ज हुए हैं और हमारी जो आगामी कार्रवाई जो ये रहती है हमारी बाल कल्याण समिति की कि जो शहर के अंदर बाल श्रम जो हो रहा है, भिक्षावृत्ति हो रहा है, उस पर अंकुश लगे और जो ये झुग्गी झोंपड़ियों में जो छोटे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं और इनका जो अधिकार है शिक्षा का वो अधिकार इनको मिलना चाहिए और इन परिजनों को पता भी नहीं होता कई बार कि हमें बच्चों को क्यों पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना, तो इनको भी थोड़ा समझाया है और आज हमारा 1 वर्ष पूर्ण होने पे हमने अपनी तरफ से बिस्किट, फल और कॉपी किताब आदि वितरित किए। बाल कल्याण समिति सदस्य सुमन सैनी व अनुराधा सारण ने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के परिजनों को समझाया गया है कि ये बच्चे बाल मन के हैं। अगर अब वे शिक्षा से नहीं जुड़े तो उनका भविष्य किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। वे अपराध की तरफ रुख करेंगे, इसलिए वे अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर परिवारों से भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए समझाइश की जा रही है। इसके तहत बाल श्रम विभाग के सहयोग से ईंट भट्टों पर स्कूल भी खोले गए हैं ताकि वहां रहने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके। हमारी बाल श्रम की टीम यहाँ पे आई है झुग्गी झोपड़ियों में और इन बच्चों के माता पिता के साथ में हम लोगों ने बात की है, उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, भिक्षावृत्ति नहीं करवाई जाए, क्योंकि ये बाल मन है तो आगे जाकर अगर ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो ये मतलब शिक्षा की तरफ अगर नहीं मुड़े तो ये अपराध की तरफ ज़्यादा रुख करेंगे अपना। तो हमारा यही प्रयास है कि हम बच्चों को शिक्षा से जोड़ें और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें और हमारी जो बाल श्रम को रोकने के लिए जो हमारी समिति है वो निरंतर प्रयासरत है और अभिभावकों को मेरी यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। आज हमारी बाल कल्याण समिति की जो टीम है, आज हम यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी में जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए आए हैं और इनके ये कॉपी किताबें जो भी इनको भेंट भी किए और जो नीचे अंतिम पंक्ति के बच्चे हैं जो भी है उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए हमारी जो समिति है वो प्रयासरत है और इसी के लिए हमने जो भट्टे वगैरह है ग्रामीण क्षेत्र में है उनके जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को किसी की वजह से स्कूल नहीं भेज पाते और अपने बच्चों को वहीं पे कार्य करने के लिए लगा देते हैं। इसके लिए इसकी तरह हमने कार्रवाई की है और उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जैसे नगराना क्षेत्र है इनमें हमने एक स्कूल खोला है, उनमें उन बच्चों के लिए अलग से शिक्षक की व्यवस्था की गई है और उन बच्चों के जो उज्जवल भविष्य इसके लिए शिक्षा से जोड़ने के लिए हमारी समिति दिन ब दिन प्रयासरत है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कार्यरत रहेगी जी। और हमारी बाल कल्याण समिति श्रम विभाग और जो भट्टा संचालक है उनके सबके सहयोग से और भी जहाँ भी भट्टे हैं जहाँ शहर में ग्रामीण क्षेत्र में खुले हम सबके सहयोग से इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए ऐसे के कार्यक्रम चलाते रहेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। महावीर इंटरनेशनल के हनुमानगढ़ केंद्र की ओर से अपेक्स महावीर इंटरनेशनल व सेफ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहानी राजकीय बालिका विद्यालय में किया गया। विद्यालय की करीब 800 बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए गए। इस दौरान झिझक छोड़ो, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद उप सभापति अनिल खिच्चर थी। मुख्य वक्ता डॉक्टर सविता सोनी थी। इस मौके पर उप सभापति खिच्चर ने कहा कि जिस तरह बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी हमारा दायित्व है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बों में बालिकाएं आती हैं। उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना महावीर इंटरनेशनल का ये कार्य सराहनीय है। मुख्य वक्ता डॉक्टर सविता सोनी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से महामारी के समय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कैसे रहें को सरल भाषा के माध्यम से विस्तार से बताया। बालिकाओं से सवाल जवाब के माध्यम से उन्हें जागरूक किया गया। बालिकाओं को प्रोजेक्टर के जरिए लघु फिल्म भी दिखाई गई। आज महावीर इंटरनेशनल एपेक्स और सेफ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सेठ राधा कृष्ण बिहारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेसिकली दिस इज ए प्रोजेक्ट गरिमा, जिसके अकॉर्डिंग हम सब छात्राओं को ये बताना चाहते हैं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मीन्स जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए, हमें कब डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, हमें कब डॉक्टर को अप्रोच नहीं करना चाहिए एंड बेसिकली पीरियड्स के वक्त हमें क्या ऐसा मेथड अपनाएं जिससे हमारे किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वी शुड यूज़ लाइक पैड, टेम्पून्स और अपने जो भी चीज़ें होती हैं और उनको किस तरीके से यूज़ करें, किस तरीके से डिस्पोज करें ताकि अपना एनवायरनमेंट भी ख़राब नहीं हो और हमें सब नॉलेज देने के लिए बेसिकली मुझे इनवाइट किया। मैं सबसे पहले तो महावीर इंटरनेशनल का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया और हमें इसके थ्रू काफ़ी कुछ पता चला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। महावीर इंटरनेशनल के राजेंद्र वैद ने बताया कि निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण का अभियान पूरे हिंदुस्तान में अपेक्स, महावीर इंटरनेशनल और सेफ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में महावीर इंटरनेशनल की ओर से चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में महावीर इंटरनेशनल के केंद्र की ओर से गत दिनों टाउन के वीएम कॉलेज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट में कार्यक्रम आयोजित कर बेटियों को सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया गया। अभियान के तहत आगामी कार्यक्रम सोमवार को जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। ये अभियान पूरे हिंदुस्तान के अंदर एपेक्स, महावीर इंटरनेशनल द्वारा व सेफ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त तत्वावधान में समस्त महावीर इंटरनेशनल संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। ये बच्चियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए और गरिमा प्रोजेक्ट, झिझक छोड़ो, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो, ये डॉक्टरों द्वारा उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। जंक्शन में अबोहर मार्ग स्थित श्री गोविंद गोधाम गौशाला में श्री गौशाला सेवा समिति की ओर से होली पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को लठमार होली का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लठमार होली का कार्यक्रम 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। दिल्ली के विकी सनेजा डांस ग्रुप की ओर से लठमार होली खेली जाएगी। जिले में पहली बार खेली जाने वाली लठमार होली के आयोजन को लेकर श्री गौशाला सेवा समिति पदाधिकारियों के साथ शहरवासियों में भी काफी उत्साह बना हुआ है। इस आयोजन के प्रचार प्रसार को लेकर शनिवार को जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड से प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वरिष्ठ व्यापारी विजय बलाड़िया की ओर से प्रचार वाहनों को झंडी दिखाई गई। इस मौके पर श्री गौशाला सेवा समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया ने बताया कि जिला मुख्यालय पर समिति की ओर से पहली बार लठमार होली का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वृंदावन में खेली जाने वाली लठमार होली इस बार रविवार को जिला मुख्यालय पर भी खेली जाएगी। वृंदावन व दिल्ली से कलाकार आएंगे। लठमार होली के साथ साथ पान महोत्सव का भी शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लठमार होली खेलने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी में हमारी परंपराओं व त्योहारों को जिंदा रखना है। इसके बाद 18 मार्च को श्री गोविंद गोधाम गौशाला में सुबह 9 बजे से पंजाब के कलाकारों के लिए फूलों व गुलाल की होली खेली जाएगी। आज हमने सभी ने 13 तारीख यानी कल रविवार को लठमार होली का प्रोग्राम किया है, जिसमें कलाकार आएंगे। अब कई जने पूछते हैं लठमार होली का मतलब क्या है, तो मैं वो बता रहा हूँ। वो कलाकारी खेलेंगे संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। भगवान राधा कृष्ण जी के यहाँ जाते थे, तो वहाँ की जो सखियाँ थी वो भगवान कृष्ण जी को लठमार होली से खेला करती थी। भगवान रंग लगाते थे गुलाल, लेकिन हमारे यहाँ कल गुलाल नहीं होगा। ये 18 तारीख को जो राम प्रवेश ने रखा है उसके अंदर जरूर गुलाल और फूलों की होली खेली जाएगी। और कल जो 13 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ वो फूलों से खेली जाएगी
हमारे यहाँ खूब अच्छे ढंग से कर रहे हैं प्रबंध, और ये संस्कृति को जिंदा रखने के लिए किया है। आज हमने इसको रथ यात्रा निकाली है, लोगों को पता लगे कि इस प्रोग्राम में सभी को आना है, और आपके आने से ही उन लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा और वो इतने दूर से आएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा ज़्यादा हमारे होली मैंने वृंदावन में देखी हुई है, तो उसी प्रकार जो आपस में खेलते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या है, तो लठमार होली का मतलब ये नहीं है कि अपने मारेंगे, लठमार होली आपस में खेलेंगे और अपने को दिखाएंगे। प्रांगण अबोहर रोड बाईपास में पहली बार लठमार होली का उत्सव किया जा रहा है, जो कि फाग महोत्सव की शुरुआत है, और ये गौशाला की तरफ से प्राचीन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ऐसा प्रोग्राम किया जा रहा है। और इसके अलावा 13 तारीख के अलावा 18 तारीख को होली का प्रोग्राम भी होगा। श्री राम प्रभात फेरी मंडल की ओर से ग्राम पंचायत 2 के एनजे स्थित गौशाला में शनिवार को फूलों की होली खेली गई। इस दौरान मंडल की महिला सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल का तिलक लगाया और फूलों से होली खेली। होली के गीतों पर महिलाएं झूम उठी। KNG में गौशाला के अंदर ये श्री राम प्रभात फेरी की तरफ से और होली उत्सव मनाया गया है बड़े धूमधाम से, चंग धमाल के साथ में। और ये मतलब सब ने मिलकर खूब उत्साह दिखाया यहाँ पे, गांव वालों ने भी और प्रभात फेरी वालों ने भी, सब ने मिलकर खूब आनंद लिया यहाँ पे। और ऐसा प्रोग्राम हमारे 8 दिन तक चलता है और अलग अलग एरिया में जाते हैं हम लोग, और खूब लोग उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा कम से कम 13 सालों से चल रहा है। इसमें जो भी राशि आती है वो 6 गौशाला है अलग अलग, उसमें हम लोग देते हैं। महीने में 3 बार या 2 बार या कई बार 1 बार भी देते हैं। सारा पैसा हमारा गौशालाओं में दान किया जाता है, पर्ची कटी जाती है वहाँ पे। और खूब धूमधाम से ये हमारा फाग उत्सव मनाया जाता है। बहुत लोग इससे जुड़ रहे हैं और इतना आनंद आता है कि जब फागुन खत्म हो जाता है तो कई दिन मन भी नहीं लगता है हमारा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।